हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबके स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फ्रेंड्स हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 6.2 को। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज जो 6.2 जो हमारा एनसीईआरटी मैथ का, उसको फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। उससे जितने सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में खत्म करने वाले। जैसा कि इसके पहले हम एक्सरसाइज को खत्म किया था 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, सारे को खत्म किया था। उसी प्रकार से आज हम लोग खत्म करने वाले बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ, बहुत ही शानदार इन्वायरमेंट के साथ। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये सवाल आपका, इस चैप्टर आपका बहुत ही हार्ड होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री का बहुत सारा इसमें यूज होते हैं। और सवाल है ना, आपका बोर्ड एग्जाम में ना ज्योमेट्री से बहुत सारे आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए क्लास को। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे और उसको सोल्यूशन कर देंगे। और दोस्तों सबसे सब ध्यान रहिएगा, यदि मेरा वीडियो दोस्तों देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठे, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ तो आपको एक नोट्स अच्छा बनना चाहिए, है ना। इसलिए कापी पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि आप जितना भी सोल्यूशन हो सबको आप लिखते चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कहता है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में बोल रहा है दोस्तों कि आपका आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में डी समानांतर बीसी है। डी जो है बीसी के पैरेलल है। तो फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, आपको पता हो या ना हो क्या थेल्स पर में, लेकिन बताता हूं आपको। जब भी क्वेश्चन में ना आपका डी कोई भी एक भुजा समानांतर दे दे दूसरे भुजा के, तो वहां पे मोस्टली आपका जो ट्रायंगल जो चैप्टर है ना, वहां पे आपका थेल्स पर में ही लगता है। तो मान लीजिए क्योंकि यहाँ भी डी समानांतर बीसी है, यहाँ भी चूंकि डी समानांतर बीसी है, यानी कि दोनों फिगर में आपका थेल्स थ्योरम लगेगा। थेल्स थ्योरम पता है? नहीं पता है तो हमारे ऐसे वीडियो डाला हुआ हमारे चैनल पे, देख सकते हैं, है ना। देखिए अब थेल्स थ्योरम से ही क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे भुजा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? हम लोग ईसी का मान निकालेंगे, ये वाला जो ईसी आपका दिया हुआ ये वाला का मान निकालेंगे वाट। और क्या निकालेंगे हम लोग? एडी का मान निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं, अब सोल्यूशन करता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब सोल्यूशन वाली बात आ गया। हम सब जानते हैं थेल्स में क्या कहता है कि जब भी कोई थेल्स में का बिलोंग में थेल्स में क्या कहता है कि जब भी कोई एक भुजा दूसरे भुजा के समानांतर होता है त्रिभुज में, तो क्या होता है, वो जो पैरेलल जो लाइन होता है वो दोनों भुजा को क्या करता है, एक समान अनुपात में बांटता है, एक समान रेशियो में बांटता है ना। बांटने का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी में क्या है, डी क्या पैरेलल है किसके? बीसी के। तो यहां से आप लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, जब डी चूंकि पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा ए बी भुजा का और एसी भुजा का। तो ए बी भुजा का रेशियो मतलब एडी बटा डी भी हो जाएगा बराबर ए बटा ईसी हो जाएगा। क्योंकि डी जो रेखा है ए बी को बांटा है दो भाग में ना, किसको बांटा है, ए बी को एडी और डी में बांटा है, एसी को ए और ईसी में बांटा है, तो मैंने रेशियो कर दिया। अब चूंकि एडी का मान दिया हुआ है कितना 1.5, डीबी का मान दिया हुआ है 3, ए का मान दिया हुआ है 1, इसी का मान नहीं दिया, आप लिख देंगे इसी से। अब हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1.5 3 काट देगा दो बार में, है ना, 15 दूनी 30 होता है ना। तो यहाँ से इसी का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर निकल गया। ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं सेकंड को सोल्यूशन। देखिए यहाँ भी चूंकि डी पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं जैसे बनाऊंगा ना दोस्तों ऐसा ही लिखिएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर में मैं भी चूंकि मैथ में अच्छा मार्क्स उठाया हूँ तो मैं चूंकि इसलिए वैसा लैंग्वेज लिखता हूँ। बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे आंसर ले आएंगे, कुछ नहीं लिखेंगे कि ट्रायंगल में कहाँ पैरेलल है, हम लोग जानते थे, इसे कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा सोल्यूशन करते हैं। तो बच्चे तो बहादुर रहते हैं, बच्चे तो टैलेंटेड रहते हैं, लेकिन उनका नंबर एग्जाम में नहीं ज़्यादा पता है और टेंशन लेकर नंबर कम आया हमारा, उसका ज़्यादा है, वो हमसे कम था पढ़ने में। लेकिन ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा कैसे कॉपी में लिखना है ना। लिखने का तरीका आपको होना चाहिए, कला है एक तरह से, तो आप भी कला सीखिएगा। तो चूंकि डी पैरेलल बीसी है तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए क्या थेल्स में से क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा डी वी बराबर में ए बटा में ई सी। ए डी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ए डी लिख दीजिए। डी वी का मान दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ए का मान दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, इसी का मान दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। अब कटेगा 1.8, 5.4 कटेगा ना 8.8 से, कितने से कटेगा, 3 बार में कटेगा, 18 3 54। चूंकि 7.2 है ये भी कट जाएगा 3 से, कितना बार में, 24 3 72, यानी कि
4 से कटेगा ना भाई। तो यहाँ से AD का मान क्या आ जाएगा 2.4, चूँकि बटम है ना उस साइड जाएगा तो क्या जाएगा 2.4 सेंटीमीटर जाएगा। AD का मान निकल के आ गया। तो आपका सवाल ऐसा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी पूछे जाते हैं और आपका सवाल ऐसा आपका सब्जेक्टिव टाइप के भी पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। जहाँ भी पैरेलल का कॉन्सेप्ट रहेगा वहाँ समझिए कि आपका थेल्स थ्योरम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ना। चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे के सवालों को आपको सोल्यूशन करवाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, क्या कहता है। देखिए प्रश्न कैसा बोल रहा है, ये प्रश्न भी आपका थेल्स पे ही अपना, देखिए जितना आपका 6.2 में सवाल आपके हैं वो सारे के सारे सवाल आपके थेल्स थ्योरम या थेल्स के बिलोंग पे आपका बेस है ना, एप्लीकेशन है। प्रश्न क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल PQR की भुजाएं PQ और PR पे क्रमशः बिंदु E और F है। PQR में PQR ट्रायंगल है, उसमें PQ भुजा है, एक PR भुजा है। PQ पे आपका एक बिंदु E है और PR पे बिंदु आपका एक F है। तो बोल रहा है कि तीन प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF पैरेलल QR होगा, क्या EF समानांतर QR होगा, आपको बताना है। आपका 3 कंडीशन दे दिया गया, आपका 3 डाटा दे दिया गया। तो मैं अभी बताया था कि जब भी पैरेलल का सिंबल आ जाए मतलब वहां पे थेल्स थ्योरम लगेगा ही लगेगा। तो यानी यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगेगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने सवाल बनाया था इसके पहले, उसमें क्या कर रहे थे, रेशियो निकाले थे। यदि तो रेशियो यदि बराबर आ जाता है तो समझिए कि वो पैरेलल होगा। यदि रेशियो बराबर नहीं आता, जो समानुपाती भुजा का अनुपात का रेशियो नहीं आता समझिए वहाँ पैरेलल नहीं होगा। जैसे कि पहला कंडीशन में तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, ट्रायंगल ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, ठीक है। PQR का ट्रायंगल हुआ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा PQR बना लेता हूँ ट्रायंगल PQR। इसमें बोल रहा है कि PQ पे E बिंदु है तो मान लीजिए यहाँ पे एक E बिंदु होगा, एक F पे भी बिंदु है। अब बोल रहा है कि क्या EF पैरेलल क्यों है, तो कब पर यहाँ पे कोई लाइन खींच के ना पैरेलल होगा। तो मैं एक लाइन खींच दिया अपने मन से। अब ये प्रूव करना है कि EF क्या इसके पैरेलल है ना। तो पहला कंडीशन क्या दिया गया, सोल्व करिए, सॉल्यूशन। पहला कंडीशन PE बराबर कितना है 3.9 है। PE का जो मान है आपका वो 3.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रख दी तो PE का मान यहाँ पे रख दी 3.9 सेंटीमीटर। फिर क्या बोलता है EQ का जो मान है आपका वो 3 सेंटीमीटर है। तो EQ का मान यहाँ पे हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोलता है PF का जो मान है वो 3.6 सेंटीमीटर है। PF का जो मान है 3.6 रख दीजिए। उसके बाद क्या बोलता है FR का जो मान है वो 2.4 है, 2.4 हो जाएगा। अब हम सब पढ़े हैं कि पैरेलल कब होगा, जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाए, माने P बटे EQ बराबर हो जाए PF बटे FR के। हम नहीं ना पढ़े हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P बटे EQ। निकालिए कितना निकल के आएगा, निकालिए तो 3.9 अब बटा में क्या आ जाएगा EQ का मान कितना 3, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप निकालिए PF बटा FQ, PF बटा FR हो जाएगा ना FR। तो इसका आपका मान 3.6 दिया हुआ है और उसका मान आपका 2.4 दिया हुआ है। तो कैसे निकल जाएगा 12 3 36 12 दूनी 24 है ना 3/2। अब आप ही बताइए दोस्तों, आपके सामने ही आपका डिसीजन लेना है कि जब P बटे EQ क्या बराबर है PF बटे FR के, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 2.3/2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि P बटा EQ डज नॉट इक्वल PF अपॉन FR। तो हम लोग बोल सकते हैं इसीलिए जो क्या है आपका जो समानांतर नहीं होगा EF जो है EF क्या है, EF जो है आपका QR के समानांतर नहीं है। EF QR के समानांतर नहीं है। जब भी ये बराबर आएगा तभी समानांतर होगा। ये तो पहला का सॉल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत हुआ, देखिए ऐसा ही चेक करना है, ठीक है। जब भी कोई बोले समानांतर है या नहीं तो आपका वैसा ऐसा ही रेशियो निकाल लीजिएगा दोनों भुजाओं का, उसके संगत भुजा का, तो आपका आ जाएगा, तो समझिए हो गया, ठीक है। मैंने निकाला इसका रेशियो नहीं बराबर आया, इसके रेशियो दोनों बराबर नहीं आया, ये आपका समानांतर नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे इसमें देख लेते हैं दोस्तों सेकंड नंबर सवाल को। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, यहीं पे मैं हटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका डाटा सब सेम ही दिया हुआ है। देखिए
तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये सब को हटा देते हैं, क्योंकि आपका सब ट्रायंगल तो एक ही है ना भाई, तो ट्रायंगल एक ही मतलब भुजा तो सेम ही होगा, इसमें सब में आपका भुजा सेम ही होगा, भुजा तो सबका सेम ही होगा ना, ट्रायंगल का थोड़ी भुजा बदल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका हम, चलिए यहाँ पे डाटा रखिए, इसमें P का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे EQ या Q बात बराबर होता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, PF का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, FR का मान या RF का मान दोनों एक ही चीज़ हो गया 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए, रखिए तो PE का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रख दीजिए, सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। EQ का मान यहाँ पे कितना 4.5 सेंटीमीटर होगा, PF का मान आपका यहाँ पे क्या 8 सेंटीमीटर होगा, और FR का मान आपका 9 सेंटीमीटर होगा। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो PE बटा EQ का मान निकाल लीजिए, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 4.5। अब जोड़ घटाव करने आता है आपको, आता है तो सही बात है, क्या करेंगे देखिए, पॉइंट जो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 0 बैठ जाएगा ना, पॉइंट का मतलब होता है दशमलव एक पॉइंट का मतलब होता है कि एक 1 पे 1 0 है ना, तो चूंकि 4.5 को लिख सकते हैं 45 बटा 10, और 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 बटा 45, 40 बटा 45, तो इसको हम लोग काटिएगा तो कितना बन जाएगा 8 25 40 और 9 25 45, 8 बटे 9। अब PF अपॉन FR का मान कितना दिया गया, PF का मान 8 सेंटीमीटर, FR का मान 9 सेंटीमीटर, तो साफ दूध का दूध पानी हो गया कि PEQ जो है 8 बटे 9 है, अब PF1 FR 8 बटे 9 है, मतलब बराबर है, तो बराबर है मतलब लिख सकते हैं चूंकि PF अपॉन PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, तो लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका EF समानांतर क्या हो जाएगा Q1, यानी कि है, इसका हाँ आंसर होगा, समानांतर है, हाँ या नहीं, हाँ है, तो ये आपका समानांतर हो गया। समझ आ गया कैसे चेक होता है, ये समानांतर आपका हो गया। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर को, इसका भी चेक कर ही लेते हैं क्या है नहीं है, मैं यहीं पे चेक कर लूँ, यहीं पे चेक कर लेता हूँ, देखिए ताकि आप दोनों साथ में इसको मिटाना नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा ही है, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या क्या डाटा दिया गया देखिए, तो डाटा होगा तो यहाँ पे उल्टा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, आगे पीछे कर दिया आपको घबराने के लिए, घबराना थोड़ी ना हम लोग है। 1.28 है, PR का मान आपका कितना है 2.56 सेंटीमीटर है, कॉमा PE का मान जो आपका दे दिया है 0.18 सेंटीमीटर दे दिया है, और PF का जो मान है आपका 0.36 सेंटीमीटर दे दिया है। यहाँ से हटा दीजिए, देखिए PQ का मान मतलब 1.28, मतलब आपका यहाँ से तो यहाँ तक का मान आपका दे दिया 1.28, यहाँ से यहाँ तक का आपका मान पूरा दे दिया है 1.28, और दोस्तों PE का मान दे दिया 0.18, और PR का मान उसके बाद टोटल दे दिया, टोटल कितना दे दिया है, टोटल आपका दे दिया है 2.56, और PF छोटका का मान दे दिया 0.36, है ना। तो कैसे करेंगे बोलेगा सर ये कहाँ कंसेप्ट है, हम लोग तो पढ़े थे कि PE बटा EQ का बराबर होना चाहिए PF बटा FR के, बट सर यहाँ पे तो PQ है, यहाँ पे तो EQ दिया ही नहीं है, गायब कर दिया, तो घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे समझदारी करेंगे। समझदारी क्या करेंगे भाई, देखिए हम लोग बताइए दोस्तों, मैं आपसे बोलूँगा कि इतना का मान इतना दिया गया है और छोटका का मान इतना है, तो ये नहीं निकल जाएगा, क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, बड़का में से जब छोटका घटाइएगा तो ये नहीं निकल जाएगा EQ का मान, तो निकल जाएगा, तो 1.28 में से जब घटाइएगा 0.8 आपका EQ का मान नहीं निकल जाएगा, EQ बराबर क्या निकल के आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18, क्या निकल के आ जाएगा 1.2 में से एक जाएगा 1.10, EQ का मान निकल गया। अब उसी तरह से हमको FR का मान नहीं निकाल लेंगे, पूरा हमारा दिया हुआ 2.56, उसमें से घटा दीजिएगा छोटका 0.36, तो कितना निकल के आ जाएगा 2.20। अब आ गया, अब रेशियो निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए कितना निकलेगा PE बटा EQ, PE का मान कितना दिया हुआ है, PE का मान कितना दिया हुआ है 0.18, EQ का मान कितना निकाले हैं 1.10, है ना। तो यहाँ से जो कटेगा देखिए तो यहाँ भी 2 नंबर के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 नंबर के बाद दशमलव, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका 18 बटा 110, काटिएगा तो कितना जाएगा 9 बटा
आपका 55 आ जाएगा, है ना। अब उसी तरीके से आप निकाल लीजिए क्या, पी एफ अपॉन एफ आर का मान। तो पी एफ का मान आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 0.36, और एफ आर का मान आपका दिया है, अभी निकाल लिए हम लोग 2.20। यहाँ भी देखिए 2 नंबर के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। तो बचा कितना आपका 36/220, काटिएगा तो कितना जाएगा 9 चौको 36 है, 55 चौको 220, यानी कि 9/55, यानी कि आपका यहाँ भी आपका 9/55 आया है और यहाँ भी आपका 9/55, मतलब बराबर है। चूंकि जब बराबर है P/EQ बराबर PF/FR, तो हम लिख सकते हैं कि वो क्या पैरेलल है ना। हम लिख सकते हैं चूंकि P/EQ बराबर है PF/FR के, इसलिए हम लिख सकते हैं EF जो है पैरेलल है QR के। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल को पता करते हैं कि पैरेलल कोई भुजा होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही पता करते हैं। कोई दिक्कत, अब कोई तो दिक्कत नहीं होगा, आपको माइंड में अट गया होगा भाई कैसे ये होता है, क्योंकि 3 सवाल हम लोग देखें अभी तक, सारा सवाल आपका यहीं पे आया है। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे के सवालों को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट कर चुका है सवाल है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है प्रश्न, बोल रहा है कि आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल CB, फिर पैरेलल कंसेप्ट आ गया, और LN पैरेलल CD, देखिए दोस्तों जब भी ऐसा सिंबल रहेगा ना, ये आपका पैरेलल रहेगा, बराबर का उल्टा कर देगा ना, पैरेलल का सिंबल रहता है। तो LN पैरेलल CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD हो। ट्रायंगल आपके पार दिया है, तो मैंने बताया था कि जब भी पैरेलल रहेगा तो समझिएगा वहाँ पे आपको भुजा का अनुपात करना है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो मुझे जहाँ जहाँ पैरेलल बोला है मैं वहाँ भुजा का अनुपात कर लूँगा। तो यहाँ पे चूंकि बोला है LM पैरेलल BC है, LM पैरेलल BC है, मतलब SCB है, तो हम क्या करेंगे यहाँ भुजा का रेशियो कर लेंगे। फिर बोला है LN पैरेलल CD, ये CD के पैरेलल है, तो हम यहाँ का रेशियो यहाँ रेशियो कर लेंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ से लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। क्या करेंगे, क्योंकि आपका 2 ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो सबसे पहले चलिए ट्रायंगल ऊपर में चलिए ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AB क्या है C में, क्या ABC में दिया हुआ, आपका दिया हुआ है कि ML जो है पैरेलल है किसके, BC के। जो आपका ML है या सॉरी LM जो भी बोलिए, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, आगे पीछे करने से नहीं फर्क पड़ता। LM पैरेलल जो आपका CB के है, तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। क्या थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, हम सब जानते हैं कि जब भी किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, उसे क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो जो LM जो रेखा पैरेलल है, तो क्या करेगा AB और AC को समान अनुपात में बांटेगा, मतलब AB को क्या बांटेगा AM/MB में, और AC को बांटेगा AL/LC में बांटेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AM/MB बराबर AL/LC। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे, दूसरा नंबर ट्रायंगल, ये क्या बोलता है, ट्रायंगल ACD में क्या दिया हुआ है भाई, ACD में क्या दिया हुआ है, आपका जो LN है ना, LN वो पैरेलल है CD के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जब पैरेलल है तो क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो इसका रेशियो बराबर होता है, तो AL/LC बराबर AN/ND लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं AN/ND बराबर AL/LC, इक्वेशन सेकंड। अब जरा गौर से यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका दोनों तरफ कुछ ना कुछ बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपका कहीं ना कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है बोले तो, कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे AL/LC, यहाँ भी AL/LC, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं मैथ में, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, क्योंकि दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं AM/MB जो होगा वो किसके बराबर होगा, AN/ND
एन डी के बराबर होगा। और दोस्तों हम लोग क्या सिद्ध करना था, देखिए तो सीधे हम लोग तो यही करना था ना, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी, यही तो प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख दीजिएगा दैट इज प्रूव, आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए सवाल कितना आसान था, लेकिन आपको बहुत लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, क्या क्या कंसेप्ट घुसेगा ज्योमेट्री का। कुछ नहीं घुसा, थेरेस में पता था, अब लगा दिया मैंने इसको रूल को, हमारा आगे अप्रूव हो गया, है ना। इस वाला को बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको वीवीआई मान लें, इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या कहता है ना। मजा आ रहा है ना क्लास में, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आराम से समझिए, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करके, क्योंकि आपका ज्योमेट्री है, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, पढ़ना हम लोग के एग्जाम में ज़्यादा आता है सवाल इससे, इसलिए पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और ज्योमेट्री का यहाँ यूज नहीं, आपको बहुत सारे आगे चलकर आपका यूज होगा ज्योमेट्री का, मैं बताता हूँ। जब तक आपका जीवन है, जब तक आप किताब पकड़ें, आपका ज्योमेट्री का यूज होगा ही होगा, ठीक है। 4 नंबर, आकृति 6.19 में डी पैरेलल एसी है और डी एफ पैरेलल एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी, इसके बराबर हो, ये आपको प्रूफ करना है। आपका ट्रायंगल यहाँ पे सुंदर सा पार दिया गया है, इसको देखना है ना। तो भाई दो चीज पैरेलल, कौन कौन पैरेलल है पकड़िए, तो पहले कौन कौन पैरेलल है, डी और ए सी पैरेलल है, डी और ए सी पैरेलल है। तो पहले तो पैरेलल है तो हम बड़ा ट्रायंगल से चलेंगे, क्योंकि जहाँ पैरेलल है मतलब भुजा को बांटेगा ही बांटेगा एक अनुपात में, ये तो कन्फर्म है। फिर पैरेलल है डी एफ पैरेलल है ए के, मतलब ये जो भी भुजा है डी एफ, ये पैरेलल है ए के, मतलब यहाँ भी क्या करेगा, ये डी एफ बांटेगा इस भुजा को 2 अनुपात में, है ना। तो यहाँ भी आपका 2 पैरेलल है, मतलब आपको 2 ट्रायंगल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा आपको। चलते हैं 2 ट्रायंगल में, सबसे पहले कौन चलेंगे, देखिए डी पैरेलल है ए सी के, डी मतलब कौन है यहाँ पे, डी आपका ये है और ए सी आपका पूरा वाला ये है, तो ये है, यानी कि पूरा ट्रायंगल आपका लेना पड़ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, वही हाँ बी ए सी भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है, हम लोग क्या दिया गया क्वेश्चन में दिया गया कि डी जो है वो पैरेलल है ए सी के, तो डी जो के सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थेल्स थ्योरम लगा देंगे, इसलिए क्या कर देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि जब भुजा पैरेलल रहता है, तो जो पैरेलल वाला जो भुजा रहता है वो एक दूसरे को क्या करता है, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। मतलब ये जो डी जो पैरेलल है एसी के, ये डी जो भुजा है ए बी को बांटेगा एक अनुपात में, और डी जो भुजा है आपको एस बी सी को बांटेगा एक अनुपात में। तो डी इसका रेशियो करिए तो ए बी को कितना हो जाएगा, बी डी बटा ए डी हो जाएगा, बी डी बटा ए डी हो जाएगा, बराबर यहाँ से ई बी से लेकर ई तक हो जाएगा, और फिर आपका ई सी हो जाएगा, तो बी बटा ई सी हो जाएगा, बी बटा ई सी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलिए ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल में, अब क्या बोला है, अब बोला कि डी एफ पैरेलल है ए के, मतलब ये जो डी एफ है ना ये वाला ये आपका ए के पैरेलल है। मतलब अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाला चलेंगे छोटका में, है ना, ए बी ई में चलेंगे, ट्रायंगल ए बी ई में चलेंगे। तो ए बी ई में क्या दिया गया है, हम लोग क्या दिया गया, क्या क्या पैरेलल है, डी एफ जो है आपका ए ई का पैरेलल है, डी एफ जो है आपका ए ई का पैरेलल है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, थेल्स, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, डी एफ ए ई का पैरेलल है, तो ये ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका बी डी बटा ए डी हो जाएगा। देखिए बी डी बटा ए डी यहाँ भी, क्योंकि दोस्तों आपका जो भुजा जो ए बी है ना वो आपका दोनों ट्रायंगल में ही आता है, ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी आ जाता है, आपका बड़ा ट्रायंगल में भी आ जाता है। तो बी डी बटा ए डी कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ट्रायंगल का बना यहीं तक था ना, छोटा ट्रायंगल यहीं तक था, तो इसका रेशियो करिए 2 अनुपात में, तो बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का जो अनुपात है, देखिए कोई बराबर है, हाँ बराबर है, दोनों का एल एच एस बराबर, सॉरी आर एच एल एच एस बराबर है, बी डी बटा ए डी, यहाँ भी बी डी बटा ए डी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से क्या क्या बराबर है,
बी डी बटा चूंकि ए डी बराबर है तो ये चूंकि इसका आर एच एस ही बराबर हो जाएगा ना, ऐसा क्या लिख सकते हैं, बी बटा ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी एफ बटा ए पी बराबर हो गया। देखिए क्या प्रूव करना था, क्या आपको देखिए तो प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था बी एफ बटा ए पी बराबर बी अपॉन ई सी। हाँ भाई बात तो वही है ना, आगे पीछे कर ही सकते हैं। तो जिससे डरते थे वही बात हो गई, जो चाहते थे कि प्रूव हो जाए वही प्रूफ ही हो गया, है ना। क्या हो गया आपका, ये आपका प्रूव हो गया। तो इससे सब बनाइएगा तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपका 5-3 नंबर जो भी आया सवाल आपका नंबर फुल में फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता। देखिए इसको मैं एक ही बार बोर्ड पे मैं क्वेश्चन करा सकता था 2-3 क्वेश्चन, लेकिन मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर कट, ताकि बच्चा को माइंड में हमेशा साफ साफ क्लियर रहे, ठीक है। इसको नोट करिए ताकि मैं क्वेश्चन 5 को सॉल्व कराता हूँ। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या बोलता है समझिए पहले प्रश्न को। प्रश्न हमारा क्या 5 है, पहले 5 को सोल्व करते हैं, फिर मैं 6 को सोल्व कर लेंगे। 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आकृति 6.20 में डी पैरेलल की ओ क्यू और डी पैरेलल ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब डी जो है पैरेलल है, जो डी छोटका है, डी पैरेलल है ओ क्यू के, है ना, डी जो है ओ क्यू के पैरेलल है। और क्या बोलता है, जो डी एफ जो है पैरेलल है, यहाँ पे डी एफ होगा, ठीक है, यहाँ पे डी एफ होगा, डी एफ जो पैरेलल ओ आर के है, तो बोल रहा है कि ई एफ पैरेलल ओ आर का होना चाहिए, ये आपका प्रूफ करना, क्यू आर का होना चाहिए, तो कर लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है। जहाँ पे पैरेलल का कंडीशन दिया हुआ है मतलब वहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाना है, तो लगा देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डी भुजा, देखिए पहले डी किस ट्रायंगल में आता है, तो डी कौन सा ट्रायंगल में है, जो डी जो आपका भुजा है वो कौन सा ट्रायंगल में आपका आता है, पी ओ क्यू में आता है, पी ओ क्यू में आता है डी ट्रायंगल, है ना। तो मैं क्या चलूंगा, सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है, चूंकि डी जो है पैरेलल है ओ क्यू के, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब भी कोई त्रिभुज के एक भुजा यदि कि दूसरे भुजा के समानांतर हो तो वह समानांतर भुजा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो मतलब जो डी जो है ना ये पी और ई क्यू में बांटेगा, जो डी जो है पी क्यू को पी और ई क्यू में बांटेगा, और जो डी है ना ये आपका पी ओ को बांटेगा पी डी और डी ओ में बांटेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी बटा में ई क्यू बराबर में पी डी अपॉन डी ओ, है ना, पी डी अपॉन डी ओ हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब और चलिए ट्रायंगल में देखिए, अब ई एफ चलिए डी एफ पैरेलल है क्यू आर के, तो डी एफ कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, जो डी एफ का जो छोटा वाला है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, पी ओ आर में आ रहा है। तो हम यहाँ से चलेंगे क्या, ट्रायंगल पी ओ आर में क्या चलेंगे, क्योंकि क्या दिया पी ओ आर में आपका दिया हुआ है कि आपका डी एफ जो है पैरेलल है किसके, ओ आर के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या लिखेंगे थेल्स थ्योरम के अनुसार, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए तो, पी डी लिखेंगे, पी डी बटर डी ओ, कोई इस ट्रायंगल के लिए एक भुजा ही काम कर रहा है ना, और क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर है, क्योंकि देखिए इस जो ट्रायंगल है पी ओ आर में भुजा क्या है, पी ओ भुजा है और पी आर भुजा है, तो पी ओ को 2 अनुपात में बांटेगा पी डी और डी ओ में, और पी आर को 2 अनुपात में बांटेगा पी एफ और एफ आर में। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में कुछ बराबर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, देखिए पी डी बटर डी ओ यहाँ भी है और पी डी बटर डी ओ यहाँ भी है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों इसके बराबर है। मैं बोलूँगा कि राम श्याम के बराबर है और राम मोहन के बराबर है, मतलब श्याम मोहन के बराबर है ना। तो आप लिख सकते हैं समीकरण क्या लिखिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से पी डी और डी ओ बराबर गायब कर दीजिए, बचेगा क्या, पी बचेगा, अब बटा में ई क्यू बचेगा, अब बराबर में क्या बचेगा
पी एफ अपॉन एफ आर। अब बताइए दोस्तों कि जब दोस्तों ये पी बटा ई क्यू आ गया, मतलब पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी बटा, देखिए पी है बटा में ई क्यू है, पी एफ है बटा में एफ आर है, मतलब ये दोनों का अनुपात बराबर है। मतलब यहाँ जो पॉइंट जो ई और एफ जो मिलाने वाली रेखा है ई एफ, वो एक दूसरे के समानुपात में बांट रहा है। समझ नहीं ना हुआ कि पी बटा ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, मतलब ये जो ई एफ जो रेखा है यही दोनों को बांट रहा है समानुपात में। मतलब ये जो पैरेलल है क्यू आर के, क्योंकि ये कंडीशन कब आता है, जब समान अनुपात का कंडीशन कब आता है, जब रेखा समानांतर होता है किसी का। चूंकि ये पी अपन ई क्यू बराबर पी एफ अपन एफ आर आ रहा है, मतलब ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए ई एफ अपॉन क्यू आर। आप यदि थेल्स का विलोम पढ़िएगा ना, थेल्स थ्योरम का विलोम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब कोई त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक ही अनुपात में हो, दोनों भुजाओं यदि एक ही अनुपात में हो, मैंने उसको विभाजित करने वाली रेखा, मान कोई रेखा गया, दोनों भुजाओं को एक अनुपात में बांट दिया है, तो जो रेखा होगा ना वो समानांतर होता है तीसरी भुजा का। तो इसीलिए यहाँ दोनों का चूंकि रेशियो बराबर था, यानी कि जो ई एफ जो रेखा है ना वो आपका इसके पैरेलल हो जाएगा। ये आपका प्रूव करना था, प्रूव हो गया हमारा। आपका 5 नंबर 3 में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को देखने में फिगर से, लेकिन उतना हार्ड ये है नहीं, है ना। चलिए पढ़िए प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न क्या बोल रहा कि क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के, तो दर्शाइए कि बी सी भी क्यू आर के पैरेलल हो। मतलब एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, उसमें क्या है, उसमें क्या आपका, उसमें जो एक बिंदु है वहाँ से क्या है ओपी को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ आर को मिलाया, और ओपी पे एक बिंदु ए है और ओ क्यू पे बिंदु बी है और ओ आर पे बिंदु सी है। तो बोल रहा है कि आपका क्या है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, मतलब आपका जो ये ए बी है ना, ए बी ये आपका पी क्यू के पैरेलल है। फिर क्या बोल रहा है कि जो आपका ए सी है ना, ए सी ये वाला इस साइड वाला, ये आपका पी आर के पैरेलल है। तो बोल रहा है कि बी सी जो होगा ना ये भी क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। ये बोल रहा है, नहीं हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जैसा हम लोग यहाँ यूज किए वैसा यहाँ भी करेंगे, अपने आप हमको थर्ड कंडीशन दे देगा ये। तो कर लेते हैं, क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब पता लगे दोस्तों कि जो यहाँ पे जो पहला जो पैरेलल का जो कंडीशन है उसमें जो ए बी भुजा जो है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, क्योंकि बिना ट्रायंगल का आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो ए बी जो दोस्तों भुजा है ना ये वाला कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है आपका पी ओ क्यू में आ रहा है, पी ओ क्यू में आ रहा है। तो हम लोग चलेंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू में, चूंकि दिया हुआ हमारा क्या ट्रायंगल में ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, कोई जो भुजा होगा दोनों भुजाओं को अनुपात में बांटेगा, क्योंकि समानांतर है तब। तो जो ए बी जो भुजा है ये पी ओ को और ओ क्यू को समान अनुपात में बांटेगा, यानी कि जो ए बी जो है कैसे बांटेगा, ओ ए बटा ए बी, ओ बी बटा बी क्यू बांटेगा ना। तो ऐसे लिख सकते हैं ओ ए बटा में क्या आ जाएगा ए पी बराबर यहाँ से ओ बी बटा बी क्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर चलिए कौन सा ट्रायंगल सेकंड में, ट्रायंगल सेकंड में क्या, देखिए यहाँ पे ए सी पैरेलल है पी आर के, तो पता करिए कि ए सी कौन सा ट्रायंगल में है, कौन सा त्रिभुज में। तो ए सी हमारा ये भुजा है, तो कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है पी ओ आर में आ रहा है, ये पी ओ आर में आ रहा है, पी ओ आर में आ रहा है। तो यहाँ से चलेंगे ट्रायंगल पी ओ आर में क्या दिया हुआ है, ए सी पैरेलल पी आर। तो ए सी चूंकि पैरेलल है पी आर के, मतलब ये जो भुजा हुआ ए सी दोनों भुजाओं के समान अनुपात में बांटेगा, यानी ओ पी और ओ आर को। तो ओ पी को बांटेगा तो क्या हो जाएगा ओ पी बटा ए पी, ओ पी बटा ए पी हो जाएगा बराबर। ये ओ आर को बांटेगा दो अनुपात में, मतलब दो अनुपात में कैसे कैसे बांटेगा, ओ सी बटा ओ सी आर, ओ सी बटा सी आर, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में कुछ बराबर दिख रहा है, बराबर दिख ही रहा होगा आपको, है ना, दिख ही रहा होगा, दूर से ही दिख रहा होगा, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी। तो चूंकि दोनों का एल एच एस बराबर है, दोनों का आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण
फर्स्ट तथा सेकंड से बराबर हो गया तो क्या आ जाएगा बराबर ओ बी बटा में बी क्यू बराबर में ओ सी बटा में सी आर। अब दोस्तों ये जो असमान अनुपात आया, ये देखिए दोस्तों कि ये कौन से भुजा इसको बांट रहा है इस तरह के समान अनुपात में। देखिए तो ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर, ये कौन बांट रहा है इसको, ये बी सी बांट रहा है। तो चूंकि जब बी सी बांट रहा है यानी कि बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर को। हम लोग थेल्स का बिलो में ही नहीं पढ़े हैं कि जब भी कोई एक रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो चूंकि यहाँ जो बी सी जो भुजा है ना, ये दोनों का समान अनुपात में बांट रहा है, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, है ना। तो जो बी सी का पैरेलल हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव हो गया आपका। यही आपका सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार ये आता है भाई, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सवाल ना आपको आता है क्योंकि थोड़ा सा लंबा सवाल लगना दिखने में लगता है, लेकिन लंबा है नहीं, आपको बस सवाल कंसेप्ट से बन जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए दोनों सवालों को एक ही साथ में, ताकि आपको वैसे याद रहे कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। चलिए तो नोट करिए, फिर आगे मैं 7 नंबर प्रश्न को सोल्व कराता हूँ। दोस्तों हम आगे बढ़ते फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कहता है। प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आप देखते हैं थ्योरम टाइप का। ये आप याद करिए फ्रेंड्स, आपका थ्योरम जो है ना आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे बुक वगैरह 9th में मैथ का एनसीडी का, तो ये थ्योरम आपका 9th में भी सिद्ध करना था, आपका 10th में दे दिया गया। क्या बोल रहा है 7 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर भाग में बांटती है। तो मैं हमेशा से आपको ये चीज कहते आया हूँ कि थ्योरम बनाने के इजी मेथड क्या है, एक ट्रिक क्या है कि जैसे से आपका फिगर में, जैसा आपका बोले क्वेश्चन में, वैसे वैसे आप फिगर ड्रा करिए, आपका थ्योरम का 75% काम आसान हो जाएगा। तो करते हैं जो बोलता है सर। क्या बोला कि त्रिभुज बोला तो त्रिभुज का ड्रा कर लेते हैं, एक बोला तो एक ड्रा करेंगे, अपने मन से ज़्यादा नहीं ड्रा करेंगे, ज़्यादा होशियारी नहीं करना, ठीक है। तो एक ड्रा करना तो एक ड्रा कर दिया, ट्रायंगल का नाम ले लीजिए अपने मन से, ए बी सी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु, मैं मान लीजिए कोई मिड पॉइंट लेता हूं, ए बी का मिड पॉइंट, इसका डी ले लेता हूं। बोल रहा है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर यानी कि पैरेलल खींचा गया रेखा। तो मान लीजिए दोस्तों ना, मैं बीसी के पैरेलल एक रेखा खींचता हूं डीज ऐसे, इसका यहां पे नाम ई ले लेता हूं। तो यही बोल रहा है कि जो लाइन खींचे हैं डी ना, बीसी भुजा यानी दूसरी भुजा के समानांतर, ये लाइन तीसरा भुजा एसी को क्या करता, समद्विभाजित करता, मतलब बराबर भागों में बांटता है। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ए और ईसी बराबर हो। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब भाजित मतलब विभाजन करना, बांट देना, ये आपका प्रूव करना। तो लिख देते हैं थ्योरम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस दिल से रो पड़ा, मतलब सबसे पहले क्या होता है, दिया हुआ लिखा था। तो दिया हुआ में क्या लिखा था, जो आपको फिगर में दिया हुआ है, गिवन, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी में क्या है आपका डी जो है आपका पैरेलल है बीसी के, ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ही बोल दिया कि तीसरा भुजा दूसरा भुजा का समानांतर है, यानी डी पैरेलल बीसी है ना। ये आपका एबीसी में डी पैरेलल बीसी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है, उत्पत्ति होता है या प्रमाण होता है। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, क्योंकि क्या दिया हुआ है आपका डी जो है पैरेलल एबीसी। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक और क्या दिया हुआ है, एक और दिया हुआ है आपका कि जो डी जो है ना वो मध्य बिंदु है ए बी का, क्योंकि बोल दिया गया है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा का समानांतर खींचा गया, मतलब ये आपका मध्य बिंदु है। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ऐसे लिख सकते हैं डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है मतलब क्या होगा, ए डी और डी बी बराबर होगा। मध्य बिंदु का मतलब ये ना होता है कि वहां से डिस्टेंस सेम हो, तो ए डी जो मध्य बिंदु है तो यानी कि ए डी बराबर है डी बी के, ये हो गया। अब चूंकि डी पैरेलल है बीसी के, हम लोग अभी जितने सारे प्रश्न किए 7 के पहले हम लोग क्या किए, जब पैरेलल रहता था तो क्या करते थे, थेल्स थ्योरम लगा देते थे। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होता, जब पैरेलल चूंकि डी पैरेलल बीसी का तो क्या होता थेल्स प्रमेय से,
ए डी भुजा क्या होता है, ये पैरेलल इसके है, मतलब ये इसको समान अनुपात में बांटेगा, तो डी जो है क्या हो जाएगा, इसके बांटेगा समान अनुपात में, यानी कि ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी। और चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ए डी और डी वी जो होता है ना, वो चूंकि बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि ये मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में आपको बोल दिया था कि मध्य बिंदु से रेखा खींचा गया समानांतर, तो चूंकि मध्य बिंदु है, तो चूंकि ए डी बटा डी बराबर है, तो यहाँ पे रख दीजिए ए डी की जगह पर डी वी बराबर में क्या है, ए ई बटा ई सी। और चूंकि डीवी से डीवी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि ए डी बराबर डीवी। तो चूंकि यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 1 बराबर ए ई बटा में ई सी, तो गुना करिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इसलिए क्या निकल के आ जाएगा, ए ई बराबर ई सी। और चूंकि जब बराबर हो ही गया दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, मध्य बिंदु है, यानी कि समद्विभाजित कर दिया है तीसरा भुजा ए सी को, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से सवाल है, आप क्वेश्चन 7 को हल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जस्ट सवाल इसका अपोजिट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बस उल्टा कर दिया है ना, उल्टा कर दिया आपका, बोल दिया है कि समद्विभाजित करता है दोनों भुजा को, तो बोल दिया है कि वो पैरेलल है या नहीं, ये बोल दिया है। तो कर इसको नोट करिए ताकि मैं आगे के सवालों को हल कर देता हूँ। तो फिर चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बोलता है। जस्ट ऐसा ही प्रश्न है, बस उसका अपोजिट हम लोग के प्रीवियस वाले क्वेश्चन को। प्रश्न क्या बोलता है कि किसी एक त्रिभुज में प्रसिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यही बोला है ना। तो जैसे से बोला उसे ट्रायंगल को पढ़ते हैं। क्या बोला, एक ट्रायंगल का नाम लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ट्रायंगल का नाम मान लीजिए ए बी और सी रख लेते हैं, हमेशा ही रखते आए हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, अब क्या बोला है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी किसी में से कोई भी दो आप साइड ले लीजिए, भुजा ले लीजिए कि जिसका एक मध्य बिंदु हो, और वहां से एक सीधा लाइन खींचना है, जो लाइन तीसरा भुजा के समानांतर होना चाहिए, होगा, प्रूव करना आपको। तो मान लीजिए मैं ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे लेता हूँ डी, और इस ए सी का मध्य बिंदु लेता हूँ ई, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। हम लोग ये प्रूव करना है कि जो डी जो लाइन है ना, वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए। और दोस्तों बताइए दोस्तों कि चूंकि डी मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ ये दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों इसके बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिया हुआ में, क्या लिखिएगा, क्या दिया हुआ है आपका गिवन में, क्या है आपका कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें आपका मध्य बिंदु का चर्चा किया है, यानी कि क्या है आपका ए डी और डी बी के बराबर है, इसमें भी बोल सकते हैं ना ए डी और डी बी बराबर है, कॉमा ए ई और ई सी बराबर है, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब ही होता है उस बिंदु से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना, भुजाओं के बीच का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति या तो प्रमाण बोल सकते हैं आप लोग, जो भी मर्जी। तो प्रमाण में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए डी जो है वो डी वी के बराबर है, तो इसको ई साइड लाइएगा, बराबर की साइड लाइएगा, तो क्या हो जाएगा, भागे में आ जाएगा ना, तो ए डी बटा डी वी हो जाएगा, अब बराबर में 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चूंकि और हमको क्या दिया हुआ है, ए ई बराबर ई सी है, ए ई जो है वो ई सी के बराबर है, तो इसको बटा में लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी बराबर में 1 हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों आपका दोनों तरफ बराबर है, इसका भी दोस्तों आपका ना RHS और इसका भी आप दोनों बराबर, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो दोनों ही उसका LHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि इसका RHS बराबर है तो इसका दोनों का LHS बराबर हो जाएगा, यानी कि ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी। अब ही बताइए दोस्तों कि जब ऐसा कंडीशन आता है उसको क्या बोलते हैं। ये चूंकि जो डी जो रेखा है दोस्तों, इसको समान अनुपात में बांटा है, मतलब क्या है, जो रेखा हो इसके समानांतर होगा। हम लोग पढ़े हैं थेल्स के विलोम से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका
डी जो है पैरेलल हो जाएगा BC के। कैसे कैसे हो जाएगा? कोई बोले कैसे हो गया भाई, कैसे ऐसे कैसे? तो बोलेंगे ऐसे कैसे, ऐसे जैसे, ऐसे जैसे, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम पता है? नहीं पता तो ये हमारे चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है, बेसिक वीडियो पहले से डाला हुआ है। ज्योमेट्री का सारा बेसिक का वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, देख सकते हैं जाकर वहाँ से। तो ये आपका थेल्स प्रमेय का विलोम ही करता है। हो गया, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 7 से ही जैसे का अपोजिट था, उसमें पैरेलल दिया हुआ था, ये निकाले थे, यहाँ पे ये दिया, यहाँ पैरेलल निकाले हैं। चलिए इसको नोट करिए ताकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सोल्व करते हैं। और 9 और 10 भी सवाल दोस्तों आपका जस्ट वैसा ही है, आपका अपोजिट है, एक वैसा है दूसरा उसका अपोजिट है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को पढ़ते हैं, क्या कहता है, ठीक है। देखिए 9 और 10 जो सवाल है आपका जो है ना दिए हुए, वो आपको दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब कि आप यदि 9 सोल्व करना जानते हैं तो आप 10 आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग को क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 था, अपोजिट था, उसी प्रकार से हमारा ये भी है, ठीक है। देखिए कैसे हल करते हैं। बोल रहा है क्या 9 वाले कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर, इसके जो विकर्ण है, चूंकि चतुर्भुज में क्या क्या 2 विकर्ण होता है ना, तो दोनों जो विकर्ण है आपका बिंदु O पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी कि इंटरसेक्ट काटता है, काटता है। इस काटता है तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे D, ये आपको प्रूव करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग को समरूपता का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। देखिए समलंब चतुर्भुज बोल रहा है तो आपको समलंब चतुर्भुज फिगर पढ़ना पड़ेगा। तो कैसा होगा समलंब चतुर्भुज? ऐसे होता है जिसके 2 भुजाएं समानांतर हो और 2 भुजाएं समानांतर ना हो, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। ये मान लीजिए A है, B है, C है और D है, और इसका विकर्ण 2 मान लीजिए, यहाँ से BD को मिलाया तो एक विकर्ण बन जाएगा, और एक विकर्ण A को C से मिलाएगा तो बन जाएगा। और चूंकि दोनों कहाँ काट रहा है, ये O पॉइंट पे काट रहा है, मैंने फिगर ड्रा कर दिया। अब क्या बोला है दोस्तों कि AB जो है ना CD के पैरेलल है ना, AB जो है CD के पैरेलल है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, यहाँ ही बन रहा होगा। तो मान लीजिए यहाँ 1 बना, यहाँ 2 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 बना। चलिए अब सोल्व करते हैं। देखिए अब चूंकि क्या बोला है, चूंकि बोल दिया दोस्तों आपका क्वेश्चन में कि AB जो है पैरेलल है CD के, और हम सब जानते हैं दोस्तों 9th तक पढ़े होंगे कि जब भी 2 रेखाएं दूसरे के समानांतर होती है ना, तो उनमें जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण कौन कौन होता है भाई? देखिए एकांतर कोण आपका दोस्तों ये होता है, ये जो 2 है ना, 2 और ये 5, इसको एकांतर कोण बोलेंगे। ये जो 1 है ना, 1 और ये 6, इसको एकांतर कोण बोलेंगे। तो चूंकि समानांतर में ये बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं, चूंकि ये भी पैरेलल CD है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। और दोस्तों चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल 2 बना है, एक ट्रायंगल AOB बना है, एक ट्रायंगल आपका ODC बना है, मतलब एक ऊपर ट्रायंगल एक नीचे ट्रायंगल बना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD में। अब चूंकि दोस्तों समानांतर होने पे कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण जो 1 है ना वो कोण 6 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 6। कैसे? एकांतर कोण से। और दोस्तों कौन कौन, और दोस्तों ये जो कोण 2 है ये कोण 5 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। और दोस्तों ये जो कोण 2 है ये 4 के बराबर हो जाएगा। चलिए कोण 2 कोण 3 कैसे? सम्मुख कोण से। अब बताइए दोस्तों ये जो कोण 1 2 3 कहाँ पे है? कोण 1 2 3 कहाँ पे है? 1 2 3 कहाँ पे? ट्रायंगल में है ना, ये ट्रायंगल AOB में है। और दोस्तों कोण 6 5 4 कहाँ पे है? 6 5 4 कहाँ पे? ये ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल OCD में। मतलब कि दोस्तों हम सब ने पढ़ा है कि जब भी किसी ट्रायंगल के, जब भी किसी 2 ट्रायंगल के तीनों कोण किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोण के बराबर हो जाए, मतलब ट्रायंगल क्या होता है? समरूप होता है।
वो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, वो समरूप कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं, है ना। तो चूंकि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो गए, देखिए तीनों बराबर हो गया, तो जो दोनों त्रिभुज होगा एंगल एंगल से क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB समरूप हो जाएगा ट्रायंगल COD के। कैसे से होगा, एंगल 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 से। ये क्या, एक क्राइटेरिया होता है। अब दोस्तों चूंकि हम सब जानते हैं कि जब ट्रायंगल समरूप हो गया मतलब उसमें क्या होगा, उसका जो संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। हमने पढ़ा है ना कि जब भी ट्रायंगल जब समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, या किसी त्रिभुज के भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों ट्रायंगल भी समरूप हो जाएगा, दोनों लागू होता है, अपोजिट भी और इसका इनवर्स भी। तो चूंकि दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया यानी कि AOB का संगत भुजाएं COD के संगत भुजाएं के समानुपाती होंगे, मतलब AO बटा OC, AO छोटा ट्रायंगल का अब बड़ा ट्रायंगल का OC, AO छोटे ट्रायंगल का भुजा अब बड़ा ट्रायंगल का OC, बटा में कर दूंगा बराबर छोटा ट्रायंगल AOB का भुजा OB अब बड़ा ट्रायंगल का भुजा OD है ना, OD है ना, बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग प्रूफ क्या करना था, AO बटा OB करना था ना। देखिए तो OB चूंकि ऊपर है तो इसको लाएंगे नीचे आ जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा AO बटा OB, और ये OC ऊपर चला जाएगा ना उसकी जगह पे, तो OC बटा OD। देखिए तो प्रूफ क्या करना था, देखिए तो यही प्रूफ करना था का। आपको समरूपता का कंसेप्ट नहीं पता तो अभी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ऐसे आगे मिलेगा चैप्टर में, बट इस चैप्टर में पहले ही यूज हो गया, ठीक है। आगे आपको मिलेगा समरूपता का कंसेप्ट, क्या समरूप कहलाते हैं, है ना। तो चूंकि दोनों तीनों कोण बराबर था त्रिभुज का, है ना, तो समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजाएं समानुपाती हो गए, तो हम लोग ये प्रूव कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर, ये क्या करना, इसका अपोजिट आपका, ठीक है, अपोजिट आपका क्या बोल रहा है ये कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं कि AO बटे BO बराबर CD बटे DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, मतलब कोई भी चतुर्भुज, मुझे पता नहीं कि समलंब है क्या है, कोई भी चतुर्भुज है उसके जो विकर्ण है ना इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि वो जो चतुर्भुज होगा वो समलंब होना चाहिए। तो कर लेते हैं प्रूफ, क्या दिक्कत हम लोग है, कर लेते हैं। तो क्या करें, चतुर्भुज मान लीजिए, अब ये समलंब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ये भी पैरेलल CD नहीं है, याद कर लीजिएगा, तो ये आपको प्रूव करना है। ओ है, तो यहाँ पे क्या आपका सॉल्यूशन में क्या करेंगे। अब चूंकि दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ तो कि जो ये तो कोण तो बराबर होगा दोस्तों, यहाँ जो कोण होगा वो तो बराबर होगा ना, पैरेलल रहे या ना रहे। मैं आपको कोई भी ऐसे लाइन दे दूँ, वहाँ पे बोल दूँ कि ये आपका 50 डिग्री है तो आपका ये भी 50 ही हो जाएगा ना, ये आप तो सब जानते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल रहे या ना रहे, आपका ये जो कोण होगा ना ये बराबर हो जाना। तो कोण को मान लीजिए 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अच्छा यहाँ भी चूंकि आपका दोस्तों यहाँ भी आपका 2 ट्रायंगल बन रहा है, AOB और एक ODC या COD बोल सकते हैं। तो यहाँ पे चल सकते हैं ट्रायंगल AOB तथा ट्रायंगल COD में क्या है, पहला तो कोण बराबर दोनों का, कोण 1 बराबर कोण 2, कैसे भाई, सम्मुख कोण से बराबर हो गया। और दोस्तों हम लोग को चूंकि क्वेश्चन में क्या दे दिया है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है ना आपका, यहाँ देखिए एंगल तो बराबर है, और ये क्या है आपका, ये जो दिया गया क्वेश्चन में ये क्या है, देखिए तो AO क्या है, AO ये आपका छोटा वाला त्रिभुज का भुजा है, BO क्या है, BO ये भी आपका छोटा वाला त्रिभुज का ही भुजा है ना, और CO क्या है, CO देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का संगत भुजा है, और DO क्या है, ये आपका बड़ा वाला त्रिभुज का संगत भुजा है। यानी कि आपका यहाँ पे एंगल बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है, संगत भुजाएं समानुपाती है ना। तो इसको अब लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, क्योंकि संगत भुजा आपका समानुपाती है ना। देखिए जो ये एंगल कौन बना रहा है, कोण 1 कौन बना रहा है, कोण 1 को बना रहा है AO भुजा BO भुजा, तो AO बटे BO
दो को कौन बना रहा है, आपका ओडी भुजा और ओसी भुजा, तो वो आपका ओसी बटा ओडी हो गया। तो ये जो एंगल को बनाने वाला भुजा का अनुपात सेम है, उस तरह से हम लोग बोलते हैं कि वो जो ट्रायंगल होता है वो समरूप हो जाता है, तो है ना। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल एओबी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल सीओडी के। अब समरूप हो ही गया दोस्तों, तो क्या होगा, हम लोग समरूप हो गया मतलब इसका आकार बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मतलब ए बी ट्रायंगल मतलब ये इसके भुजा इसके बराबर पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी जो होगा इसमें पैरेलल हो जाएगा सी डी के, है ना। ये भी जो है आपका पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने का दो मेथड है, ठीक है। इसको सोल्व करने का एक और मेथड होता है, यहाँ पे आपका लाइन ड्रा किया जाता है ऐसे ऐसे करके, तो वो मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, तो मैंने उस मेथड को छोड़ दिया हूँ, ठीक है। इसके पहले जो मैं बैचेज में पढ़ाया था ना, इसके पहले जो मैं शुरुआती में चैप्टर खत्म किया था, तो वहाँ मैं ऐसे ही पढ़ाता था, बट लगा कि नहीं बच्चों को कहीं पे फॉल्ट हो रहा है, तो मैं इसलिए कंसेप्ट को बदला और ये नया कंसेप्ट से बताना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ऐसे उसको भी बना सकते हैं आता है, ठीक है। इसे भी बना सकते हैं, दो मेथड होता है। तो ये आपका समरूप के कंसेप्ट से बना सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था। बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया फिर, लेकिन फिर भी अच्छे से हम लोग समझे हैं, अच्छी तरह से कंसेप्ट को जाने हैं, तो कोई हम लोग को टाइम उतना गया, कोई है ना, बहुत ही गोल्डन टाइम था हम लोग के लिए, क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत सारे आपको एग्जाम में आते रहते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत आज खुशी की बात है कि आपका चैप्टर खत्म हुआ है, आपका 6.2 खत्म हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पहली बार आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, बच्चे से पता चल रहा है बच्चे कितने डेडिकेटेड है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इसके पहले का देखना वो चैप्टर का वीडियोज है ना, 5 का 4 का 3 का 2 का 1 का सारा खत्म किया हुआ है, सीरियल वाइज सीक्वेंस में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।